नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। पॉलिटी के क्लास 6 के एनसीईआरटी में आज हम बातचीत करेंगे दूसरे अध्याय के बारे में, जिसको आप 11th चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हमने पहला चैप्टर डिस्कस किया था दोस्तों, तो मुझे लग रहा था कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो उसी प्रकार से हम फिर से अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद करता हूं कि जो हमने क्लास 6 से क्लास 12 तक का एनसीईआरटी पॉलिटी के लिए जो हमने मॉड्यूल बनाया हुआ है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। और मैं सिर्फ आपको एक ही बात बताऊंगा कि जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से अगर आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे और एक एक छोटी छोटी बातों को समझने का प्रयास करेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आपको और बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था। देखिए, अब पहले चैप्टर का मतलब है पूरी पॉलिटी, समाज का अध्ययन, जो क्लास 6 की बुक है, उसमें हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम वही चैप्टर्स पढ़ रहे हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन इंडियन पॉलिटिक्स है। तो उसमें पहला चैप्टर हमने पढ़ा था शासन, गवर्नेंस के बारे में, और उसको हमने बड़े बारीकी से पढ़ा था कि किस तरीके से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका काम करती हैं। अब उसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में, जिसको आप पंचायती राज संस्थाओं के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से उनको एनसीईआरटीज में कैसे दिखाया गया है। और कई बार जो बच्चे गलतियां करते हैं छोटी छोटी चीजों को समझने में, उन सारी चीजों को एक साथ देखा जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर जब खत्म होगा, तो उसके बाद से फिर कभी आपको एनसीईआरटी क्लास 6 को पढ़ने में कोई बोरियत नहीं होगी और कोई भी चीज समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज जो दूसरा चैप्टर है उसके बारे में बातचीत करेंगे। इसका नाम है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन की बात की गई है। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन है महात्मा गांधी जी का। उन्होंने कहा है, असली भारत गांवों में बसता है। और ये बहुत बार गांधी जी ने बात करी है इस बारे में कि अगर देश को स्मार्ट बनाना है, देश को विकसित करना है, तो आपको गांवों को विकसित करना होगा। क्योंकि हमारी अधिकतर जनसंख्या जो है वो अभी भी गांवों में निवास करती है, अधिकतर लोग विलेज में ही रहते हैं। ठीक है, तो अगर गांवों के पास अपने स्वशासन की क्षमता, कैपेसिटी नहीं होगी, तो हम किसी तरीके से देश का जो है विकास नहीं कर सकते। इसलिए गांधी जी ने बहुत वकालत करी कि गांव में भी सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ गवर्नेंस शुरू होना चाहिए। ठीक है, और इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे भाषा में स्वशासन कहते हैं। स्वशासन का दूसरा अर्थ अगर हम समझे, तो सबसे बेसिक मतलब इसका ये होता है कि जो शासन है, जो सरकार है, उसमें जनता की कितनी भागीदारी हो रही है। अगर जनता की अच्छे तरीके से भागीदारी करवानी है, तो सबसे निचले स्तर तक हमको शासन को ले जाना पड़ेगा। अगर हम भारत में बात करें, तो भारत में बेसिक तौर पर शासन के 3 स्तर देखे जा सकते हैं। अगर शासन के स्तर की बात करें हम, तो उसमें 3 स्तरों की बात करी गई। सबसे ऊपर केंद्रीय स्तर है, जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं। दूसरा प्रांतीय स्तर है, जिसको हम राज्य सरकार कहते हैं। और तीसरा जो स्तर है, उसको स्थानीय सरकार बोलेंगे, उसको स्थानीय सरकार या स्थानीय स्तर कहेंगे। तो ये जो तीसरा स्तर है, स्थानीय सरकार, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, उसी की बात गांधी जी ने करी थी। और उन्होंने बड़ी वकालत इसकी की और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में भी बातचीत करी गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गांधीवादी विचारधारा हमारे संविधान पर भी असर कर रही है, अपना प्रेरणा प्रदान कर रही है। और उसी सब्जेक्ट के बारे में आज हम बात करते हैं, जिसमें गांधी जी ने कहा है कि असली भारत गांवों में बसता है। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पंचायती राज संस्थाएं क्या है, उनका कार्य क्या है, शासन और लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए। क्लास 6 की एनसीईआरटी में बताया गया है कि भारत आकार में बहुत बड़ा है, विविधता है, तरह तरह के धर्म पाए जाते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इस आधार पर अगर देखें, तो हमारे देश में तकरीबन 6 लाख गांव हैं, 8,000 कस्बे हैं और 4,000 से अधिक नगर हैं। और अगर हमारी जनसंख्या की बात करी जाए, तो वो तकरीबन 140 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। और जिसका 2/3 हिस्सा, तकरीबन 2/3 हिस्सा अभी भी गांवों में निवास करता है। तो गांधी जी की वो बात अभी भी सही प्रतीत होती है कि हमारा असली देश, हमारा जो असली जनसंख्या है, वो गांव में निवास करती है।
अगर हम गांवों का ही विकास कर देंगे तो देश का भी विकास हो जाएगा। इसलिए स्मार्ट विलेज प्रोग्राम ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम विलेज को स्मार्ट बना देते हैं तो हमारा देश भी स्मार्ट बन जाएगा। इस प्रकार की विविधता वाले समाज में हम अपना शासन किस प्रकार चलाते हैं, इसी की बात इस चैप्टर में की जा रही है। आगे समझिएगा इसको। और हिमालय की तराई में एक छोटा सा गांव बचा है जिसका नाम है लक्ष्मणपुर। ठीक है, उसमें तकरीबन 200 घर हैं और इसकी बात करी जा रही है कि इनकी जनसंख्या लगभग 700 है। यहाँ अधिकतर किसान रहते हैं जो अपनी भूमि पर कृषि करते हैं और गाय या बकरियां पालते हैं। कुछ के संबंधी या रिलेटिव सेना आर्मी में है और कुछ युवा आजीविका की खोज में नगर में चले आए हैं। इस गांव की आवश्यकताएं क्या हैं? अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो खेतों के लिए पानी, सिंचाई की आवश्यकता है, भारी वर्षा से खराब हुई मुख्य सड़क इसका रखरखाव करना और गांव की प्राथमिक स्कूल का रखरखाव करना। तो ये जो पैराग्राफ है ये हमको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि ग्रामीण स्तर पर जो शासन होता है उसका मुख्य कार्य या सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या हो सकता है। उसमें ये बातचीत की जा रही है कि सिंचाई की व्यवस्था, जो स्थानीय स्वशासन है उसमें सिंचाई की व्यवस्था हो गई, स्थानीय सड़कों का रखरखाव और प्राथमिक विद्यालय की सुविधाओं का रखरखाव। ये तीनों चीजें अगर हम देखें तो स्थानीय स्वशासन का ही पार्ट माना जाएगा इसको। इन चीजों का रखरखाव करना है तो दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली ऐसी स्थितियों पर गांव के लोग कैसे निर्णय लेंगे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन हम कहां से लाएंगे, इन्हीं चीजों को देखना है। और यदि किसी भूमि को लेकर विवाद हो गया अथवा किसी कृषि उपज चोरी हो गई, किसी की मतलब किसी ने एग्रीकल्चर किया, उसका अनाज किसी ने चोरी कर लिया, तो ऐसे में गांव में बहुत सारे ऐसे सवाल उठ सकते हैं। क्या ऐसी प्रत्येक समस्याओं के लिए गांव के लोग राज्य या राष्ट्र की राजधानी जाएंगे? आप खुद ही सोचिए कि रोज ऐसी पता नहीं कितनी समस्याएं आपके गांव में आती हैं। क्या हर एक समस्या को लेकर के आप राज्य या मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं? और इसका उत्तर सीधा सा है नहीं। आप हर छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के बड़े स्तर पर नहीं जा सकते, इसलिए हमको उसी निचले ही स्तर पर किसी शासन की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसके दूसरे नाम को आप समझते हैं स्थानीय स्वशासन। ठीक है, उसी की बात इस पूरे चैप्टर में की जाएगी। अब पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अगर हम इसको दूसरे हिसाब से समझे तो जिस लक्ष्मणपुर गांव के बात की हम बात कर रहे थे, उनके पास अपनी एक शासन व्यवस्था है, उनके पास अपनी एक लोकल गवर्नमेंट है जिसमें एक ग्रामीण परिषद है। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्रामीण परिषद बोल सकते हैं। पंचायत जो शासन को लोगों के समीप लाती है। देखिए, अगर हम नेशनल लेवल पर शासन की बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रधानमंत्री गांव-गांव नहीं घूम सकते। हर एक परिवार की क्या समस्या है, क्या जिम्मेदारी है, क्या उनको तकलीफें हैं, उन सभी तकलीफों को समझने के लिए प्रधानमंत्री जी बार-बार नहीं आए। या कोई छोटी-मोटी समस्या किसी विलेज में है तो अब उसके लिए आप जरूरी नहीं कि देश के राजधानी पहुंच जाए, दिल्ली पहुंच जाए। तो जाहिर तौर पर हमको एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो हमारी छोटी-मोटी समस्याओं को दूर कर सके। तो ये जो पंचायत है ये गवर्नेंस में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाती है, जनता की भागीदारी बढ़ाती है, इसीलिए इसको हम सेल्फ गवर्नेंस भी बोलते हैं। इसको सेल्फ गवर्नेंस बोलने का एक दूसरा तात्पर्य यह भी है क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी होती है। पंचायत क्या करती है? शासन में लोगों की भागीदारी को बढ़ाती है, उनको शासन के और करीब लाती है। ठीक है, यही कारण एक पंचायती व्यवस्था जिसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं वो एक स्वशासन का रूप है। सेल्फ गवर्नेंस, इसका मतलब होता है हम स्वयं से ही शासन कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं सेल्फ गवर्नेंस। और इस आधार पर अगर हम देखें तो हमको ये भी पता लग जाएगा कि ऐसा लग रहा है कि इस स्तर पे तो हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र देख पा रहे हैं। तीसरे स्तर पर, मैं पूरी सभी स्तरों की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, चुनावों में पार्टिसिपेट करते हैं। जो पंचायत की बैठकें होती है उसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जनता को होता है और स्थानीय समस्याओं को हल करने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और सरकारी योजनाओं के लाभ को जन साधारण तक पहुंचाने में पंचायत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका
निभा सकती है। तो स्थानीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में छोटी मोटी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को उसी स्तर पर सुलझाने का काम करती है। इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सेल्फ गवर्नेंस का भी एक जरिया है। अब इसमें आप इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्थानीय स्वशासन को ग्रामीण स्तर पर बांटा गया है। एक तो ग्राम स्तर है, तो ग्राम स्तर पर जो सरकार होगी उसको हम बोलते हैं ग्राम परिषद या ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद दूसरा स्तर है खंड स्तर, जिसको हम ब्लॉक लेवल पे बोलते हैं। ब्लॉक लेवल पर हम उसको बोलते हैं खंड पंचायत या पंचायत समिति। एक बार यूपीपीएससी में सवाल भी पूछा गया था कि ब्लॉक लेवल पर, खंड स्तर पर जो पंचायत होती है उसका नाम क्या है, जो स्थानीय प्रणाली होती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पंचायत समिति या मंडल परिषद भी कह सकते हैं। अलग अलग राज्यों में इनका अलग अलग नाम होता है। जिला स्तर की बात करें तो जिला स्तर पर हम इसको जिला पंचायत या जिला परिषद बोलते हैं। आप ध्यान से समझिए, ये स्थानीय स्वशासन है, ठीक है। और स्थानीय स्वशासन जो है, ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये नगरीय नहीं है, ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। गांवों की बात कर रहा हूं मैं कि गांवों में किस तरीके से ये बंटवारा हुआ है 3 स्तर पर, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर पर, ठीक है। ये आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आपने चित्र से स्पष्ट कर लिया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर काम करती है। एक तो ग्राम स्तर जिसको हम विलेज लेवल बोलेंगे, दूसरा खंड स्तर जिसको हम ब्लॉक कहेंगे, और तीसरा जिला स्तर, जिसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये नीचे से ऊपर की तरफ एक हायरार्की में बटी हुई है। ये ग्राम स्तर है, या इसको ग्राम पंचायत बोल सकते हैं आप। ये पंचायत समिति है, और सबसे उच्च स्तर पर मौजूद है जिला पंचायत, या इसको आप दूसरे शब्दों में जिला परिषद भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये त्रिस्तरीय प्रणाली कहलाएगी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, त्रिस्तरीय प्रणाली कहलाएगी। इसको बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसको अनुशंसित किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति, जो कि पहली पंचायती राज व्यवस्था पर बनी हुई ये पहली समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। तो ये संस्थाएं आपस में मिलकर क्या करती हैं, एग्रीकल्चर हुआ, ठीक है, आवास, सड़क का रखरखाव, जल संसाधनों का प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों तक जीवन के सभी पक्षों से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करती है, ठीक है। ये बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब ग्राम पंचायत की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ग्राम पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सबसे निकट होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 18 साल से ऊपर का हर मेंबर ग्राम पंचायत का मेंबर आप समझते हैं। इसके सदस्य ग्राम सभा द्वारा, सॉरी, इसके जो सदस्य होते हैं वो ग्राम सभा द्वारा सीधे चुने जाते हैं, जो कि मतदाता के रूप में नामांकित गांव या कुछ गांवों को मिला करके इनको बनाया जाता है। ये वयस्कों का समूह होता है। वयस्कों का समूह का मतलब हो गया 18 वर्ष से ऊपर की इनकी उम्र होती है, ठीक है। ग्राम सभा में स्त्री और पुरुष अपने क्षेत्र से जुड़े सभी मामलों पर विचार विमर्श करते हैं और निर्णय लेते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक प्रमुख या अध्यक्ष, जिसको आप सरपंच बोल सकते हैं, प्रधान कह सकते हैं, उनको चुनते हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा जो है क्या करती है, ग्राम सभा सरपंच को चुनती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही के वर्षों में देखा गया है कि बहुत सारी जगहों से अधिक महिलाओं ने सरपंच में भागीदारी करी है, ये ग्राम प्रधान भी बनी है। इसमें कुछ कहानियां भी आगे मैं आपको सुनाऊंगा। ये आप देख सकते हैं चित्र में किस तरीके से गांव के लोग, ग्राम पंचायत के लोग आपस में इकट्ठा हुए हैं। कोई मीटिंग हो रही होगी, उसमें ये अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। अब एक मामला समझिए, महाराष्ट्र की एक बात है, उसको समझ लीजिए। यहाँ पर एक आदर्श ग्राम की बात करी गई है। तो 2017 में क्या हुआ, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तरंगफल गांव के एक किन्नर थे जिनका नाम था दयानेश्वर कांबले। वो वहां के सरपंच चुने गए। उन्होंने 6 लोगों को हराया, ठीक है, 6 लोगों को हटाया। और उनका जो आदर्श वाक्य है वो था लोक सेवा ग्राम सेवा, यानी कि अगर हम गांव की सेवा करेंगे तो जनता की सेवा होगी, ठीक है। फिर आगे बात करें तो मध्य प्रदेश के खान खांडवी गांव से भील समुदाय की एक महिला थी जिनका नाम है वंदना बहादुर मैदा।
ये पितृसत्तात्मक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर गांव की पहली महिला बनी, अपने गांव की पहली महिला सरपंच बनी और इन्होंने अपने सभी गांव की महिलाओं को सभा की बैठकों में आने के लिए प्रेरित किया और शिक्षा एवं स्वच्छता जैसी गंभीर समस्याओं को उठाया, जिससे उन्हें दूर दूर तक व्यापक रूप से पहचान मिली और एक अलग स्तर पर अपनी ख्याति इन्होंने दर्ज कराई। और वंदना की यह यात्रा ये भी दिखाती है कि किस प्रकार से ग्रामीण भारत को बदलने में महिलाओं का योगदान रहा है। अगर महिलाएं चाहें तो बहुत बदलाव आ सकता है और इसमें हम सभी लोगों का फर्ज बनता है कि हम महिलाओं को सपोर्ट करें। अगर कोई किसी ग्राम पंचायत में कोई महिला लड़ रही है तो हम उसको चुनाव मतदान करेंगे, उसी के पक्ष में करेंगे, जिससे कि हमें महिलाओं का सशक्तिकरण भी करना आ जाएगा और उससे हमारे ग्राम की सेवा भी हो सकती है। अब अगर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की बात करें तो वहां पर एक गांव है जिसका नाम है हिवरे बाजार। वहां पर बहुत बार बार सूखा पड़ रहा था और एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन हो रहा था वो बड़ा कम हो रहा था। तो वहां पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम है पोपटराव बाबूजी पवार। ये वहां के जब सरपंच बने तो उन्होंने वहां की स्थिति बदल डाली, क्योंकि ये अन्ना हजारे से प्रेरित थे और अन्ना हजारे के वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण तथा लाखों पेड़ लगाने के मॉडल को इन्होंने अपनाया और कुछ ही वर्षों में उस गांव को हरा भरा कर दिया। और इनके इसी काम के लिए इनको वर्ष 2020 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पोपटराव जी को। ठीक है, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक गांव के सरपंच बने थे और इन्होंने बड़ी ख्याति अपनी अर्जित करी। अब ग्राम पंचायत की सहायता के लिए कौन कौन होता है उसकी बात समझ लीजिए। ग्राम पंचायत में एक होते हैं पंचायत सचिव। पंचायत सचिव आप देखे होंगे, पंचायत वेब सीरीज एक बड़ी फेमस वेब सीरीज आई थी, बड़ी ही सुंदर वेब सीरीज है, वो आई थी। उसमें सचिव जी का काम आपने देखा ही होगा। इसमें पूरा परिवार है, ये प्रधान है, ये उप सचिव है, ये सचिव है और ये प्रधान जी है। असल में प्रधान तो ये है, लेकिन हमारे ग्रामीण भारत की एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि महिलाएं भले ही प्रधान बनती हूँ लेकिन उनका प्रतिनिधित्व या उनके हाथ से जो शक्ति है वो पुरुष खींच करके ले जाते हैं। ठीक है, ये पंचायत वेब सीरीज आपको देखने से एक फायदा ये भी मिलेगा, इसमें आप एक जगह दिखाया गया है कि किस तरीके से महिलाएं प्रधान तो बनती हैं परंतु वो घर में ही रह जाती हैं, उनके पुरुष जो है उनके नाम पर पूरा कार्यभार देखते हैं। तो इससे कोई एक जो विशेष फायदा होना चाहिए महिलाओं को कि हाँ वो ग्राम की सरपंच है, वो असल फायदा नहीं मिल पाता है जब तक कि वो पूर्ण रूप से अपना रिप्रेजेंटेशन ना करे। ठीक है, तो सचिव होते हैं जो कि पंचायत सचिव होते हैं, वो बैठकों के आयोजन और अभिलेखों के रखरखाव जैसे प्रशासनिक कार्य करते हैं। अधिकांश ग्राम पंचायतों में एक और प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसे हम पटवारी कहते हैं, लेखपाल जिसको आप बोलते हैं पटवारी। पटवारी गांव के भू अभिलेखों का रखरखाव करता है और कई जगह तो उसके पास पीढ़ियों पुराने मानचित्र भी रखे होते हैं, मतलब कि बहुत साल पुराने मानचित्र पड़े हैं कि कौन सी वसीयत, कौन सी जमीन किसके नाम पर है, कितनी जमीन किसके नाम पर है, ये सारी जिम्मेदारी लेखपाल साहब की होती है। अब एक इसमें स्टोरी दिखाई गई है, कहानी दिखाई गई है। कहानी क्या, एक सच्ची बात बताई गई। बाल हितैषी पंचायत, जैसे होता क्या है कि किसी भी स्तर पर, चाहे वो केंद्र स्तर हो, चाहे वो राज्य स्तर हो, चाहे ग्रामीण स्तर हो, पंचायत स्तर हो, वहां पर एक ऐसी भी पंचायत होनी चाहिए जो बच्चों की बातों को भी सुन सके और बच्चों के साथ जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करने का काम करे। तो उसके लिए बाल हितैषी पंचायत की पहल रखी गई है जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं और इसमें बच्चों की भलाई से जुड़े मामलों पर स्वयं बच्चों को अपने विचार और राय रखने का अवसर मिलता है। इसमें यह बताया जा रहा है कि किस तरीके से बच्चे कौन कौन सी समस्याओं से ग्रस्त हैं। जैसे ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो भारत बहुत पुरानी कुरीतियों से जकड़ा हुआ एक देश रहा है जिसमें बाल विवाह एक बड़ी समस्या है। एक तो बाल विवाह बड़ी समस्या बनकर उभरा हुआ है, अभी तो बहुत इस पर कंट्रोल हो गया, बहुत नियंत्रण हो गया है। दूसरा, बाल श्रम भी एक बड़ी समस्या है। तो इन्हीं सारी समस्याओं को पंचायत के सामने रखने के लिए बाल हितैषी पंचायत की पहल रखी गई है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो महाराष्ट्र में कुछ बाल पंचायतों ने बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने पर कार्य किया है। बाल पंचायत के सदस्य एक साथ मिलकर अभिभावकों और अन्य वयस्कों को समझाते हैं कि अपने बच्चों को पुनः विद्यालय भेजिए और बालिकाओं को पढ़ाइए और पढ़ने की आयु में उनका विवाह न करिए। सोचिए कि अगर बाल पंचायत इस स्तर पे काम कर सकती है कि वो बुजुर्गों और वयस्कों को समझा रही है कि आप एक काम करिए,
आप बालिकाओं को जल्दी उनका विवाह मत करिए और उनके पढ़ने की उम्र में उनको स्कूल भेजने के बजाय आप उनका विवाह कर दे रहे हैं, बड़ी गलत चीज है। ठीक है, इन सारी चीजों पर जो काम हुआ है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और अगर और महाराष्ट्र जैसे राज्य जो है इन सारे कामों में बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं। बहुत सी ग्राम पंचायतों ने बाल हितैषी पहल शुरू करने के लिए पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। सिक्किम भी एक ऐसा उदाहरण है कि वहां की ग्राम पंचायत ने बच्चों की आवश्यकताओं और अधिकारों पर बहुत अधिक महत्व दिया है। पंचायत ने बच्चों की सुरक्षा के लिए विद्यालयों के परिसर की दीवारें बनाई और उन्होंने विद्यालयों में रसोई घर बनवाए ताकि बच्चों को विद्यालय में ही, जैसे मिड डे मील एक व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था हो कि उनको विद्यालय में ही उनको भोजन मिल सके। अपने आप में बड़ी अच्छी बात है और इनके प्रयासों के कारण ही बाल हितैषी ग्राम पंचायत घोषित किया गया है उसे, और कई बार ऐसा हुआ है कि उनको अवार्ड भी मिला है। ठीक है, अब एक और उदाहरण हम राजस्थान का देख लें। राजस्थान में भी ऐसे ही है कि एक वहां के बंकर राय थे, उन्होंने बेयरफुट कॉलेज की शाखा बाल संसद से शुरू कराई थी। उसमें राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने का काम किया। 8 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे रात्रि स्कूल और संसद की तरह के चुनावों के माध्यम से शासन की प्रक्रियाओं में लोकतांत्रिक और सामाजिक दायित्वों के बारे में जानते हैं, सीखते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, उनकी संसद मतदाता के पहचान पत्र और इसके प्रचार प्रसार सहित सभी औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन करती है। ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। निर्वाचित प्रतिनिधि मंत्रिमंडल का भी गठन करते हैं। ये पूरा बच्चों के लिए है कि बच्चों को समझाया जाए किस तरीके से उनको उनके अंदर नेतृत्व क्षमता डेवलप करने की बात करी जा रही, कैसे उनको समाज की जो बुराइयां हैं, समाज में जो कार्य हो रहे हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती है उस पर उनका एक पकड़ हो, उनको समझ हो इन सब चीजों की। इसके लिए ऐसी पहल शुरू की जाती है और इसी के कारण जो है 2001 में वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनररी अवार्ड सहित बहुत सारे पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं पंचायत समिति और जिला परिषद की। तो पंचायत समिति तो ब्लॉक लेवल की बात कर रही है और जिला परिषद जो है वो जिला पंचायत की बात हो रही है, जिला स्तर की बात हुई। तो इसमें जो खंड स्तर और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन है उनकी बात करी जा रही है कि खंड स्तर पर पंचायत समिति कहते हैं, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है। जैसे हम आपको बताएं कि ये जिला परिषद है, फिर यहाँ पर पंचायत समिति है। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो सबसे नीचे है वो ग्राम पंचायत। तो इसमें कहने का प्रयास ये है कि पंचायत समिति दोनों के बीच की कड़ी है, दोनों के बीच का पुल बना रही है, ब्रिज है। ठीक है, इन संस्थाओं के सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा भी चुने जाते हैं और उसमें क्षेत्र के गांवों के सरपंच होते हैं और राज्य विधानसभाओं के स्थानीय सदस्य जैसे अन्य सदस्य भी हो सकते हैं। पंचायत समिति का जो गठन होता है, उनका जो कंपोजिशन होता है या कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो राज्यों में अलग अलग हो सकता है। हर राज्य अपना अलग तरीके से इनका गठन करता है, परंतु स्थानीय जनता की जो भागीदारी है उसको मजबूत करने की उनकी भूमिका जो है वो हर राज्य में समान होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं वो। ये सभी ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं एकत्रित करके उन्हें क्रमशः जिला या राज्य स्तर पर प्रस्तुत करने का काम करती है। ग्रामीण स्तर पर जो विकास है उसको ये उनकी बातों को राज्य स्तर तक पहुंचा करके ग्रामीण विकास को और सुनिश्चित करने का काम करती है। ठीक है, इनका मानना है कि विकासात्मक कार्यों और ग्रामीण इलाकों में 12मासी सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी सरकारी योजनाओं के लिए धनराशि के आवंटन में भी मदद करती है। सभी तीनों स्तरों पर विशेष नियम बनाए गए हैं ताकि जन समुदाय में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित वर्ग के लिए भी एक मौका बने। तो आपको पता भी होगा कि स्थानीय स्वशासन में विशेष तौर पर ये जो वंचित समुदाय हैं इनके लिए और खास करके महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है जिससे कि इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके स्थानीय स्वशासन में। ठीक है, और उनकी समस्याओं को सुना जा सके। इन्हीं संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित करने का प्रावधान है। और आपको एक छोटी सी बात बता दे रहे हैं कि ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, इसी के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था
संवैधानिक तौर पर भारतीय संविधान में शुरू की गई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था। ऐसे तो देखें 1959 में राजस्थान का एक नागौर जिला है, वहां पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू तो हुई थी, लेकिन ये जो 73वां संविधान संशोधन आया, जो कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर ये संवैधानिक प्रावधान संविधान में शामिल किए गए थे, उनकी बात दूसरी है। और 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसी के थ्रू हमने लोकल गवर्नमेंट, जिसमें आप ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन और शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें एक सवाल आपके लिए बना हुआ है, वो सवाल ये है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सरकार को समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं और समस्याओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ये आपके लिए भी एक सवाल है, आप इस सवाल के बारे में विचार करिएगा, सोचिएगा और मुझे जरूर एक बार बताइएगा, जिससे कि मैं ये समझ सकूं कि मैं जो आपको बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आपके लिए बन के आता है ये। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और समझ लीजिए, शासन पर अर्थशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। चाणक्य ने एक प्राचीन ग्रंथ लिखा जो आज से तकरीबन 2300 साल पहले उन्होंने लिखा हुआ था। उसमें उन्होंने राज्य के बंटवारे को या राज्य के विभाजन के, स्थानीय स्वशासन के विभाजन की भी बात करी है। ठीक है, उन्होंने शासक के कर्तव्य भी समझाए हैं और किस प्रकार से युद्ध किए जाएं, इस बारे में भी बड़े विस्तार से समझाया है। तो उन्होंने, अगर गांवों की स्तर की बात करें तो उनका मानना है कि राजा जो है प्रत्येक 10 गांवों पर एक संग्रहण बनाए, जिसको हम उप जिला मुख्यालय बोलेंगे। प्रत्येक 100 गांवों पर एक करवाटिका बनाए, जिसे हम जिला मुख्यालय बोलते हैं। और प्रत्येक 400 गांवों पर द्रोणमुख, मतलब 400 गांवों का जो समूह है उसको उन्होंने द्रोणमुख कहा है। और प्रत्येक 800 गांवों पर स्थानीय बनाए, प्रांतीय मुख्यालय, ठीक है, स्थानीय बनाए। ये बात चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजा से कही है कि आपको इतने स्तरों पर विभाजन करना होगा। वो विभाजन ऐसे है कि 10 गांव, 100 गांव, 400 गांव और 800 गांव। ठीक है, इस स्तर पर विभाजन होना चाहिए। ये बात जो है चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कही। अब इस चैप्टर को खत्म करने से पहले आपको कुछ समरी समझ लेनी चाहिए कि क्या ये चैप्टर क्या क्या कह रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को एक त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत गठित किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में लोकतंत्र जनता द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों दोनों द्वारा कार्य करता है। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन का अधिकार देती हैं ताकि वे अपने मामले स्वयं सुलझा सकें और विकासात्मक कार्यों में सहयोग दे सके। ये जो बातें हैं ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का आपके लिए समरी बनकर आ गया है। अब आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, इस चैप्टर का अंतिम जो है, अलग से मैंने इसको ऐड कर दिया जिसके आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिल जाए। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसे हम पंचायती राज अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, भारत में एक ऐतिहासिक कानून है जिसका उद्देश्य क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली प्रदान करना इसका मुख्य काम है। इसके मुख्य प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 में उल्लिखित हैं, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक शामिल किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई थी, अशोक मेहता समिति 1977, जीवी के राव समिति 1985 और एल.एम. सिंघवी समिति। फाइनली इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज अधिनियम को बनाया गया और उसको संविधान में शामिल किया गया। ये बार बार हर एग्जाम में इसका क्रोनोलॉजी पूछता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया जिससे आपको फायदा हो सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। और अगर कोई आपको किसी प्रकार की समस्या होती है कि कोई चैप्टर, कोई टॉपिक, कोई पैराग्राफ अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप उसको कमेंट कर सकते हैं। और जो इस क्लास के, इस इंस्टीट्यूट के जो छात्र हैं वो डायरेक्ट मुझसे मिलकर सवाल कर सकते हैं, कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा बात समझ में आ गया होगा। ठीक है।